दुबई, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, 7 स्टार्स होटल, महंगी तरीन गाड़ियां, ग्लैमर्स और बहुत सारा पैसा। दुबई का नाम सुनते ही ये सब कुछ जहन में आता है। दुबई को वेरिस ऑन स्टेरॉइड भी कहा जाता है। दुबई दुनिया का सबसे हार्ड फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, जहां पर हर साल 50 से 70 लाख टूरिस्ट घूमने फिरने आते हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि दुबई ने तो अगले 20 सालों के लिए एक बहुत ही बड़ा मास्टर प्लान तैयार कर रखा है, जिसे विजन 2040 का नाम दिया गया है। लेकिन क्या ये प्लान पूरा हो पाएगा? क्या दुबई हमेशा ऐसे ही ग्रो करता रहेगा? क्या इस सब चमक धमक के पीछे कोई ऐसी हकीकत भी है जो सबसे छुपाई जा रही है? क्या वाकई दुबई इतना अमीर है, और क्या ये हमेशा ऐसा ही रहेगा? आज हम आपको दुबई की तरफ लेके चलेंगे और साथ ही उसके साथ जुड़ी कुछ कहानियां आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप? सबसे पहले टॉप 10 चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों, दुबई मिडिल ईस्ट में मौजूद बाकी सारी कंट्री से बहुत ही डिफरेंट है। दुबई की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक दुबई के जीडीपी का सिर्फ 1% ऑयल से आता है और बाकी 95% टूरिज्म, सी ट्रेड और फाइनेंस से आता है। लेकिन क्या वाकई ऐसा ही है? क्या दुबई ऑयल पर डिपेंडेंट नहीं है? और दुबई की इस सारी तरक्की और डेवलपमेंट के पीछे ऑयल का कोई हाथ नहीं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि अगर देखा जाए हिस्ट्री में, दुबई 200 साल पहले जब 1822 में जब दुबई 7 से 800 लोगों की आबादी वाला एक छोटा सा फिशिंग विलेज था। ये सारा गांव इस एक शहर के कंट्रोल में था, जिसे आज अबू धाबी कहा जाता है। तब की बात है कि 1833 में अल्बू फलासर नामी कबीले ने अबू धाबी के खिलाफ बगावत कर दी थी और दुबई को अबू धाबी से आज़ाद करवा दिया। इस सब को 2 आदमी लीड कर रहे थे, उबैद बिन जैद और मखदूम बिन भट्टी। और फिर इस आज़ादी के बाद वही दुबई के मालिक भी बन गए। सिर्फ 3 साल बाद उबैद बिन जैद की मौत हो गई और मखदूम बिन भट्टी दुबई का बड़ा रोलर बन गया और आज तक इस खानदान की हुकूमत है। दुबई ने अबू धाबी से आज़ादी तो हासिल कर ली थी, मगर उसके हालात कोई इतने अच्छे ना थे। इकोनॉमिकली दुबई बहुत कमज़ोर था और सिर्फ फिशिंग के ज़रिए मुश्किल से गुजारा कर रहा था। और फिर 1892 में ब्रिटेन ने दुबई की जिम्मेदारी ले ली। ये वो टाइम था जब दुबई ने अपनी इकोनॉमी पे फोकस करना शुरू कर दिया। 1901 में दुबई ने मिडिल ईस्ट का पहला फ्री सी पोर्ट बनाया, जहां पर कोई टैक्स या इंपोर्ट ड्यूटी नहीं थी। इस पॉलिसी के बाद दुबई का पोर्ट और पर्शियन गल्फ एशिया में बहुत ही फेमस होने लगा। 1906 तक इस पोर्ट से 70,000 टन तक का कार्गो अब जाना शुरू हो गया। लेकिन इतनी ट्रेड के बावजूद दुबई के हालात बहुत ज्यादा बेहतर नहीं हो रहे थे, और इसकी वजह थी टैक्स फ्री पॉलिसी, जिसकी वजह से दुबई को कोई खास रेवेन्यू नहीं आ रहा था। फिर 1908 में एक बहुत ही बड़ा तूफान आया, जिसमें कई 100 कश्तियां तबाह हो गईं और बहुत से लोग मारे गए। ये मरने वाले वो सारे ऐसे मछेरे थे जो दुबई की इकोनॉमी को चलाने में बहुत ही अहम किरदार अदा करते थे। इस तूफान के बाद दुबई के हालात मजीद खराब होना शुरू हो गए। फिर 1929 में पूरी दुनिया में एक जबरदस्त इकोनॉमिक क्राइसिस आया, जिसे द ग्रेट डिप्रेशन भी कहा जाता है। इस क्राइसिस ने दुबई को हिला के रख दिया। हालात इतने खराब हो गए कि लोगों ने पड़ोसी मुल्कों की तरफ रुख कर लिया। इसी दौरान 1938 में अमेरिकन ऑयल कंपनी ने सऊदी अरेबिया में ऑयल के बहुत ही बड़े रिजर्व डिस्कवर कर लिए। अगले 20 साल तक सारी वेस्टर्न कंट्रीज ने सऊदी अरब के ऑयल रिजर्व को एक्सप्लॉइट करने और वहां पर पाइपलाइंस बनाने पर बिजी रही, और इसी सारे अरसे में दुबई बिल्कुल इग्नोर रहा। लेकिन फिर 1950 की दहाई में दुनिया की तवज्जो सऊदी अरब से हटकर बाकी पर्शियन गल्फ की तरफ हो गई। और फिर आया 1958, जिसमें अबू धाबी में तेल के बहुत ही बड़े रिजर्व कवर कर लिए गए। फिर यहीं से सारे हिस्से की तकदीर बदलने का आगाज हुआ और 1966 में दुबई में भी ऑयल डिस्कवर हो गया। ये रिजर्व इतने ज्यादा तो नहीं थे कि दुबई की तकदीर बदलते, मगर दुबई की इकोनॉमी डिस्कवरी के बाद थोड़ी संभलना शुरू हो गई। और फिर दूसरी तरफ अबू धाबी कई टन बैलन ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा था, जिससे बिलियंस ऑफ डॉलर आना शुरू हो गए थे। दुबई भी अब ये बात समझ चुका था
کہ ایسے دیش سے لڑائی نہیں لے سکتا جس کے پاس پوری دنیا کے 9% آئل کے پروڈکشنز ہوں، اور یہ بات بھی کلیئر تھی کہ دبئی اپنے خود کے سہارے کسی صورت زیادہ عرصے تک سروائیو نہیں کر سکتا۔ خوش قسمتی سے دوسری طرف ابوظہبی کے مالک شیخ زید بن سلطان ال نہیان کا بھی یہی خیال تھا کہ اگر اس پورے ریجن نے ترقی کرنی ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ سب ایمریٹس مل جل کر رہیں اور ایکسٹرنل اور انٹرنل خطرات اکٹھے ایک دوسرے کو ڈیفینڈ کریں۔ اسی لیے 1971 میں UAE وجود میں آیا، جس میں ابوظہبی، دبئی، شارجہ، عجمان، ام القوین اور فجیریہ شامل تھے۔ ابوظہبی اس نئی کنٹری کا کیپٹل بن گیا اور شیخ زید UAE کے پہلے پریزیڈنٹ بن گئے، اور یہ تھا دبئی کا ٹرننگ پوائنٹ۔ یہ سارا زبردست انفراسٹرکچر، یہ ایئرپورٹس، یہ ایمریٹس ایئر لائنز، یہ بڑی بڑی بلڈنگز، یہ سب انفراسٹرکچر کو بنانے کے پیچھے ابوظہبی کی فنڈنگ تھی۔ 1990 کے بعد دبئی اپنی اسی انفراسٹرکچر کی وجہ سے مشہور ہونا شروع ہو گیا۔ ساری دنیا سے لوگ دبئی آنا شروع ہو گئے۔ ملٹی نیشنل نے اپنے آفیسز کھولے۔ دبئی کا پورٹ ایشیا، یورپ اور پرشین گلف کو ملانے والا ایک برج بن گیا۔ اسی لیے دبئی یہ کلیم کرتا ہے کہ آئل پہ اس کی ڈیپینڈنس 1% سے بھی کم ہے، لیکن جب بھی دبئی کسی مشکل میں پڑتا ہے تو گیس کریں اسے بچانے کون آتا ہے؟ جی ہاں، تیل سے مالا مال ابوظہبی، جس کی سب سے بڑی ایگزامپل 2008 میں فائنینشیل کرائسس، جب پوری دنیا کی اکانومی ہل کے رہ گئی تھی۔ دبئی کا یہ حال تھا کہ لوگ اپنی گاڑیاں ایئرپورٹ پر چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ دبئی زبردست ڈیٹ پہ چلا گیا تھا، اور تبھی ابوظہبی نے انٹرونشن کی اور $10 ملین کا لون دے کر دبئی کو بیل آؤٹ کرایا۔ اس کے بدلے میں دبئی نے اس مشہور اونچی بلڈنگ کا نام برج دبئی سے تبدیل کر کے ابوظہبی کے رولر کے نام پر برج خلیفہ رکھ دیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود دبئی کا ڈیٹ پرابلم سالو نہیں ہوا۔ 2008 کے بعد دبئی کا ڈیٹ مسلسل بڑھتا جا رہا تھا۔ IMF کے مطابق دبئی کا ٹوٹل ڈیٹ تقریباً $80 بلین ہے۔ ان $80 بلین میں سے $20 بلین تو ابوظہبی کا لون ہے، جو ابھی تک دبئی نے واپس نہیں کیا۔ اگر 2008 میں ابوظہبی نہ ہوتا تو دبئی فار شور ڈیفالٹ کر جاتا۔ تو یہ تو ہو گیا پوائنٹ 1 کہ دبئی یہ کلیم کرتا ہے کہ اس کی اکانومی آئل پر نہیں چلتی، مگر یہ بالکل غلط ہے۔ دبئی کی آدھی سے زیادہ اکانومی ابوظہبی پر ڈیپینڈڈ ہے، اور ابوظہبی کا 85% ریونیو تیل سے آتا ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ ہے دبئی کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ، جہاں سے دبئی اپنا کافی ریونیو جنریٹ کرتا ہے۔ 2014 کے بعد سے ہی دبئی میں پراپرٹی پرائسز مسلسل گر رہی ہیں، اور 2021 تک یہ پرائسز اتنی گر چکی تھیں کہ 2010 میں خریدی گئی پراپرٹیز 2001 میں بیچتے تو آپ کو کم سے کم 60% لاس ہوتا۔ پوری دنیا میں ریئل اسٹیٹ اپریشیٹ کرتی ہے، مطلب ویلیو میں بڑھتی رہتی ہے، لیکن دبئی میں پچھلے 8 سالوں میں بالکل الٹا ہوا ہے۔ اب ایک طرف تو دبئی میں آپ کو ہر طرف کنسٹرکشن ہوتی نظر آئے گی، مگر دوسری ہی طرف آپ کو خالی بلڈنگز، اپارٹمنٹ اور آفیسز ہی نظر آئیں گے، اور اس کی وجہ ہے اوور سپلائی۔ اصل میں دبئی کا موٹو ہے بلڈ اینڈ دے ول کم، مطلب بلڈنگز، اپارٹمنٹ وغیرہ بناؤ، باہر سے لوگ آ کر انہیں آباد کریں گے۔ مگر انفارچونیٹلی پچھلے کئی سالوں سے پراپرٹی کی سپلائی ڈیمانڈ سے کچھ زیادہ رہی ہے، اور اسی اوور سپلائی کی وجہ سے پراپرٹی پرائسز مسلسل گر رہی ہیں۔ ایک اور بڑی وجہ فار ایگزامپل یہ میدان 1 ہے، جو کہ ہسٹری کا سب سے بڑا پروجیکٹ تھا۔ اس پروجیکٹ کے اوپر 2015 میں کام شروع ہوا، مگر آج 8 سال گزرنے کے بعد بلینز آف ڈالر ضائع کرنے کے بعد اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اس پروجیکٹ کو بنانے والا گروپ کرپٹ ہو چکا ہے، اور ہر طرف ایسی ہی خالی بلڈنگ پڑی ہیں جن پر کروڑوں درہمز لگ چکے ہیں۔ یہاں پر ایک اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہوئی کہ 2022 میں ایشیا یوکرین وار کے بعد دبئی کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کو ایک مچ نیڈڈ پوسٹ ملا۔ بیسیکلی کافی رشین اینڈ یوکرینین جن کی پراپرٹیز یورپ میں فریز ہوئی ہیں، وہ اب دبئی میں انویسٹ کر رہے ہیں، اور ایز اے ریزلٹ ان کی پراپرٹی مارکیٹ کچھ ہی مہینوں میں کافی اوپر بھی گئی ہیں۔ لیکن یہ ٹرینڈ ظاہر ہے کہ ٹیمپریری ہے۔ دبئی کے سارے انویسٹر اب پیسہ دبئی سے نکال رہے ہیں۔ یہیں پر ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ FATF نے دبئی کو منی لانڈرنگ کے خلاف ریکوائر ایکشن نہ لینے پر گرے لسٹ میں بھی شامل کر لیا ہے، اور آنے والے دنوں میں دبئی کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ اس فیصلے سے کافی افیکٹ ہو سکتی ہے۔ تیسرا بہت ہی بڑا امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے دبئی ایکسپو کووڈ کی وجہ سے 2020 کی بجائے یہ ایکسپو
2021 में हुआ और इससे सारे एक्सपर्ट्स मिलियन डॉलर फेलियर कह रहे हैं। पिछले कोई 9 सालों से दुबई इस एक्सपो की तैयारी कर रहा था। दुबई की एक्सपेडिशंस थी कि वो इस एक्सपो से दुनिया से सारी इन्वेस्टमेंट इकट्ठी करके अपनी मार्केट को स्टेबलाइज कर सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ ना हो सका। और फिर दुबई एक्सपो एक टूरिज्म के सिवा और कुछ साबित ना हुआ। इंटरनल ऑटो डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक इस एक्सपो की इनकम टारगेटेड इनकम से 57% कम थी। ये एक्सपो क्यों फेल हुआ, इसके कई रीजंस हैं। बहरहाल चलते हैं दुबई का फ्यूचर डिसाइड करने वाले चौथे फैक्टर की तरफ, और वो है दुबई फॉरेन पॉलिसी। पिछले 3 या 4 सालों से यूएई ने बहुत ही एक्टिवली पॉलिसी को सऊदी अरब की फॉरेन पॉलिसी से अलाइन किया है, स्पेशली कतर और ईरान के मामले पर। इसका सबसे बड़ा नुकसान हुआ है यूएई ईरान और दूसरे एंटी सऊदी देशों और ग्रोह की निशाने पर आ गया है। इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है जनवरी 2022 में अबू धाबी ऑयल फील्ड पर होने वाले मिसाइल अटैक्स, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यमनी हौसियों ने कबूल की थी। ईरान भी ऑलरेडी यूएई को इसराइल के साथ फ्रेंडशिप बढ़ाने के मामले पर थ्रेट कर चुका है। अब दुबई और अबू धाबी को जो चीज दुनिया की बाकी शहरों से डिफरेंट करती है वो है जबरदस्त लॉयल ऑर्डर और सिक्योरिटी सिचुएशन। इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनीज अपने हेड ऑफिसेज दुबई में खोलती हैं। लेकिन इस थ्रेट के बाद अगर खुदा ना ख्वास्ता दुबई पर एक भी मिसाइल अटैक हो गया तो सारा इन्वेस्टर और बिजनेस कॉन्फिडेंस जीरो हो जाएगा। और इससे भी बड़ा इम्पैक्ट जो आएगा वो दुबई के टूरिज्म पर आएगा, जो इसकी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। 5वां और आखिरी फैक्टर है सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। अब दुबई दुनिया की इन चंद कंट्रीज में से है जहां पर 0% इनकम टैक्स है। मतलब आप जो कुछ भी कमाओ आपको कोई भी टैक्स गवर्नमेंट को नहीं देना पड़ेगा। दुनिया की सारी टॉप और अमीर 3 कंट्रीज में भी इनकम टैक्स होता है। इसी टैक्स के पैसों से गवर्नमेंट वेलफेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्च करती है। इनकम टैक्स का ना होना जहां फॉरेनर्स के लिए बहुत ही बड़ी अट्रैक्शन है, वहीं पर दुबई के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है कि आखिर कब तक वो इस पॉलिसी को लेकर चलता है, क्योंकि दुबई को हर हाल में टूरिज्म के अलावा भी कोई सोर्सेज ऑफ इनकम चाहिए। कुछ महीनों पहले ऐसे रूमर्स आए थे कि 2023 में दुबई इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस करवा रहा है, मगर अभी तक कुछ भी फाइनलाइज नहीं हुआ। इन 5 फैक्टर को देखते हुए ये बात तो श्योर है कि दुबई का फ्यूचर अबू धाबी पर डिपेंडेंट है, चाहे वो ग्लोबल डिमांड हो या फिर यूएई की फॉरेन पॉलिसी जो अबू धाबी ही डिसाइड करता है। दूसरी ही तरफ दुबई को टूरिज्म के अलावा इनकम सोर्सेज करने की भी बहुत जरूरत है। कंस्ट्रक्शन को रेगुलेट करने की जरूरत है ताकि प्रॉपर्टी की सप्लाई डिमांड से ज्यादा ना बढ़े और नतीजतन प्रॉपर्टी स्टेबल रहें। इसके अलावा दुबई की 90% आबादी इमिग्रेंट्स हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ तक पहुँचने में अपना अहम किरदार अदा किया है, मगर अभी तक कोई भी गल्फ कंट्रीज किसी को भी नेशनैलिटी नहीं देती। इसीलिए कोई भी एक्सपैट आपको ज्यादा देर तक यूएई से जोड़कर नहीं रखता। अपनी जिंदगी के इतने साल यहाँ पर गुजारने वालों के लिए नेशनैलिटी लाजमी होनी चाहिए। खैर, इस सब के बावजूद इस सहरा में जिस तरह से ये शहर खड़ा किया गया है वो अपने आप में एक मिसाल है। पूरी दुनिया में आपको दुबई जैसा शहर कोई नहीं मिलेगा, लेकिन ये चमक दमक कब तक रहती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो ये थी वो सारी इंफॉर्मेशन जो दुबई के बारे में हमने आपके साथ कंसल्ट की। तो आपकी दुबई के फ्यूचर के बारे में क्या राय है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर राय का इजहार कीजिए। तो मिलते हैं एक और नई मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।